किसी भी ब्लॉक में एक भी राजकीय कन्या इंटर कॉलेज नहीं है जी। तो मैं एक कन्या राजकीय इंटर कॉलेज आपके मुंडरवा में, एक राजकीय कन्या इंटर कॉलेज आपके लोहरौली में कोडरा में, और एक राजकीय कन्या इंटर कॉलेज औसापुर में, 3 राजकीय इंटर कॉलेज खोलने की मेरी आगे मंशा है। लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत थी। दूसरा, चूँकि बस्ती शहर कुआनो लोगों ने तमाम ऐसी योजनाएं चलाई जिसका लाभ सीधे गांव में गया, कस्बों में गया, शहरों में गया, गरीबों के बीच में गया, और उसका लाभ और उसकी चर्चा आज ग्रामीण अंचल से लेकर के और शहरी अंचल तक हर चौराहों जगहों पर हो रहा है। तो हम विकास के मुद्दे को भी लेके बड़े पैमाने पर हमारी बहन बेटी या हमारा भाई, हमारे बुजुर्ग 12 बजे रात में भी आराम से सड़कों पर जा सकते हैं। किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, सब अमन चैन से रह रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं विजय दूत का एक्सक्लूसिव कार्यक्रम पंचायत। आज हम लोग सदर विधानसभा क्षेत्र में हैं और आज हमारे साथ जो मेहमान हैं हमारे इस एपिसोड में, वो है माननीय दयाराम चौधरी जी। सदर विधायक रहे हैं, 5 साल का कार्यकाल बीता है और इस बार पार्टी ने फिर एक बार भरोसा किया है और उनको टिकट दिया है। तो हम सीधे सीधे विधायक जी से जानेंगे कि क्या इस बार चुनाव में क्या मुद्दे होने वाले हैं और लड़ाई कैसी चल रही है। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। जी धन्यवाद। सबसे पहला सर प्रश्न हमारा ये है कि 5 साल आपने क्षेत्र में बिताया। अभी देश जो है एक बहुत बड़ी त्रासदी से गुजरा, हम लोग कोरोना को देखे करीब से, और कोरोना के टाइम में भी हमने देखा कि आप जो है व्यक्तिगत रूप से फील्ड में रहे और जहां भी लोगों को ज़रूरत पड़ी वहां पे आप लोगों ने संसाधन मुहैया कराया। तो इस बार भी पार्टी ने आपको जो है भरोसा करके टिकट दिया है। क्या इस बार लड़ाई जो है वो किन मुद्दों पे होने वाली है? कि अभी आपने जो चर्चा किया कि कोरोना जैसी महामारी में भारतीय जनता पार्टी का संगठन, भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी के विचारों के लोग ही सड़क पर आए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से विचारों से जो लोग जुड़े हैं उनके अंदर मानवता है, उनके अंदर इंसानियत है, उनके अंदर भाईचारा है, उनके अंदर संस्कार है। इस नाते भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन इस कोरोना महामारी में, चाहे हमारे प्रवासी आए हैं, चाहे हमारे लोग जो उस रोग से ग्रसित हुए, अस्पतालों में ऑक्सीजन की व्यवस्था करनी पड़ी या आपके तमाम दवाओं की व्यवस्था करनी पड़ी, बेड की व्यवस्था करनी पड़ी, पूरा संगठन और जनप्रतिनिधि सब लोग लग करके उनकी व्यवस्था कराने के लिए लगातार प्रयास करते रहे हैं। जो प्रवासी बाहर से आए हमारे बीच में, उनके लिए कई कई दिनों से भूखे थे। हम सभी लोगों ने, सभी जनप्रतिनिधियों ने और संगठन के लोगों ने भी हर तरीके से उनका भोजन की व्यवस्था करना, उनको चप्पल की व्यवस्था करना, कहीं कहीं किसी को बुखार भी हो गया था, उसकी दवा की व्यवस्था करना। आज व्यवस्थाओं को हम कैंप लगा करके और अपने संसाधनों के माध्यम से हमने प्रवासियों की भी पूरी मदद करने की प्रयास किया है। और जो अन्य पार्टियां हैं आज चुनाव में तमाम लोग ताल ठोक रहे हैं, सपा है, बसपा है, कांग्रेस है, एक भी पार्टी का एक भी व्यक्ति, कोई भी संगठन से लेकर के और उनके पदाधिकारी तक कोई भी आदमी कहीं सड़क पर दिखाई नहीं पड़ा कि इस कोरोना जैसी महामारी में उनका भी कोई योगदान उस मरीजों को या उस प्रवासियों को मिल सके, ऐसा कहीं दिखाई नहीं पड़ा। तो हमने जो सेवा किया है लोगों का, उन सेवा को लेकर के चुनाव के मैदान में है। और इसी के साथ साथ जो विकास किया है, जो हमारी केंद्र की योजनाएं हैं या प्रदेश की योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ गांव के आम आदमी तक पहुंचा है, जिसको आज तक कभी कोई पूछता नहीं था। क्योंकि हमारी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों पर चलने वाली पार्टी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि गांव का अंतिम छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति के चेहरे पर जब तक मुस्कुराहट नहीं आएगी, तब तक यह देश न मजबूत हो सकता है और न यह देश तरक्की कर सकता है। उसी विचारधारा से जुड़ करके इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी, दोनों लोगों ने तमाम ऐसी योजनाएं चलाई जिसका लाभ सीधे गांव में गया, कस्बों में गया, शहरों में गया, गरीबों के बीच में गया, और उसका लाभ और उसकी चर्चा आज ग्रामीण अंचल से लेकर के और शहरी अंचल तक हर चौराहों जगहों पर हो रहा है। तो हम विकास के मुद्दे को भी लेके जा रहे हैं। हमने कोरोना महाकाल में जो सेवा की भावना से काम किया उसको भी लेके जा रहे हैं।
और जो एक आस्था का केंद्र लगभग 500 वर्षों से एक लड़ाई चल रही थी हिंदुस्तान में। हर व्यक्ति चाह रहा था कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बने, भव्य मंदिर बने और हम सभी लोग उसका दर्शन कर सकें, हम लोग वहाँ का आशीर्वाद ले सकें। लगभग 500 वर्षों से तमाम लोग सोचते सोचते आशीर्वाद लेने के आशा में इस दुनिया से चले गए, लेकिन मंदिर नहीं बन पाया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय उच्च न्यायालय को, जिन्होंने राम मंदिर को गुण दिवस के आधार पर फैसला किया और उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकारों ने एक व्यवस्था के तहत उस आदेश का पालन कराया और आज भगवान राम का भव्य मंदिर बन करके तैयार हो रहा है। और हम सभी लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे ही जीवन में वो मंदिर का शिलान्यास हुआ, हमारे ही जीवन में उस मंदिर का उद्घाटन भी होगा और हम उसको बृहद रूप से उसका दर्शन कर सकेंगे और उनका आशीर्वाद ले सकेंगे। तो हमने विकास का मुद्दा लिया, हमने आस्था का मुद्दा लिया, हमने सेवा का मुद्दा लिया और सबसे बड़ा मुद्दा जो इस प्रदेश में था, अराजकता का माहौल था, माफियाओं का बोलबाला था। यहाँ तक कि लोग नारा लगाया करते थे, सपा बसपा के लोग, कि जो ज़मीन हमारी है, जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। तो इस तरीके से नारा, इसका मतलब इस देश में कोई कानून नहीं है। भाई कानून के तहत जो भी ज़मीन है, अगर कोई उस योग्य है, कोई भूमिहीन है, किसी के रहने की व्यवस्था नहीं है, तो एक कानून के तहत उसकी व्यवस्था बनी हुई है। उस व्यवस्था के तहत उस गरीब को वो ज़मीन भी आवंटित की जाएगी उसको, और जो अन्य सुविधाएं हैं आवास बनाने की या शौचालय बनाने की या अन्य सुविधाओं की भी व्यवस्था उस गरीब की जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। तो हम कानून के राज को स्थापित करने के भी सवाल पर आए हैं और माफियाओं का सफाया भी उत्तर प्रदेश में हुआ है। आज बड़े पैमाने पर हमारी बहन बेटी या हमारा भाई, हमारे बुजुर्ग 12 बजे रात में भी आराम से सड़कों पर जा सकते हैं। किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, सब अमन चैन से रह रहे हैं। और 5 साल आपने देखा होगा पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। 5 साल हो गया, एक दंगा नहीं हुआ। और आप पिछली सरकार में देखिए, मुजफ्फरनगर है, 6 महीने तक दंगा चला था, लोग टेंट निकाल करके गांव से भाग गए थे, गांव छोड़ दिए थे। लेकिन जब कानून का राज स्थापित हुआ तो हिंदू भी अमन चैन से है, मुस्लिम भी अमन चैन से है, हमारे अन्य जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं वो भी अमन चैन से हैं। इन सारे मुद्दों को लेकर के हम सभी लोग चुनाव क्षेत्र में जा रहे हैं। चुनाव में सबका सहयोग मिल रहा है और धीरे धीरे जो जातियों के नाम पर लोग वोट करते थे वो जातियां भी कुंद हो रही हैं। अब वो जातियों का जो आगे समीकरण इस चुनाव में नहीं काम कर रहा है। इस समय सारे वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी के नीतियों और कार्यक्रमों से संतुष्ट होकर के और डबल इंजन की जो सरकार है उससे संतुष्ट होकर के पुनः भारतीय जनता पार्टी का कमल बस्ती सदर विधानसभा में खिलाने के लिए आतुर हैं। और मुझे पूरा विश्वास और भरोसा है कि बस्ती सदर की जो जनता है, जिसकी सेवा मैंने लगातार कोरोना काल से लेकर के और उसके अलावा भी जो हमारा कार्यकाल था, उस कार्यकाल को हमने लगातार उन्हीं के बीच में बिताया है। इस नाते मेरी भी अपनी जो लोगों के बीच में आना जाना बना रहा, लगातार उसमें प्रयास करता रहा। और भारतीय जनता पार्टी के हमारे सरकारों का जो नीतियों का और योजनाओं का कार्यक्रम है, इन सभी को लेकर के हम फील्ड में जा रहे हैं और पूरी जनता बगैर किसी भेदभाव के हमारी योजनाओं से प्रभावित होकर के, हमारे प्रयास से प्रभावित होकर के और भारतीय जनता पार्टी के कमल के बटन को दबाना चाह रही है। ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। क्या वादे थे पिछली सरकार में जब आप थे, सिटिंग एमएलए रहे आप, तो पिछले वादे जो थे कुछ ऐसे वादे हों जो रह गए, वो इस बार आप जो है जीतने के बाद पूरे करेंगे? नहीं, वादे तो हमारे जो संकल्प पत्र में था वो तो लगभग सारे वादे हमारे पूरे हो चुके हैं। अब हमारा जो नया वादा है कि हम तो वादा कोई करते नहीं, न घोषणा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र बनाती है और संकल्प लेती है जनहित को देखते हुए इन योजनाओं का लाभ हम आम जनता तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। तो वो संकल्प पत्र में जो हमारा है कि हम होली और दिवाली के त्योहारों पर मुफ्त गैस का सिलेंडर भरा हुआ लोगों को त्यौहार के रूप में देने का काम करेंगे। और जो हमारे किसान सिंचाई का काम करते हैं, जो आपके मोटर नलकूप से, उस सिंचाई को भी हम फ्री करने का
हमने संकल्प लिया है कि किसानों को मुफ्त सिंचाई व्यवस्था कराएंगे। और इसी के साथ साथ खास तौर से मैं बस्ती सदर विधानसभा में 2-3 हमारी मांगे हैं। शिक्षा जगत में मेरी विधानसभा में 3 ब्लॉक हैं, किसी भी ब्लॉक में एक भी राजकीय कन्या इंटर कॉलेज नहीं है। तो मैं एक कन्या राजकीय इंटर कॉलेज आपके मुंडरवा में, एक राजकीय कन्या इंटर कॉलेज आपके लोहरौली में कोडरा में, और एक राजकीय कन्या इंटर कॉलेज औसापुर में, 3 राजकीय इंटर कॉलेज खोलने की मेरी आगे मंशा है। लड़कियों को शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत थी। दूसरा, चूँकि बस्ती शहर कुआनो नदी के किनारे बसा हुआ है, तमाम घटनाएं दुर्घटनाएं इस नदी में हो जाता है। कहीं नाव डूब गई, कहीं कोई फिसल के गिर गया, लेकिन यहाँ गोताखोरों को दूसरे जनपद से मंगाना पड़ता था। कोई एनडीआरएफ की टीम नहीं है। हमारी मंशा है इमरजेंसी बेसिस पे अगर हमें जरूरत पड़ जाए तो कुछ नहीं तो हाँ, तो हम एक एनडीआरएफ की टीम, उसकी जो बटालियन है, उसको यहाँ स्थापित कराना चाहते हैं। मुंडेरवा चूँकि यहाँ से 20-22 किलोमीटर दूरी पर है, जो आज कस्बा भी बन गया, नगर पंचायत भी बन गया है, वहाँ कोई अग्निशमन का केंद्र नहीं है। कोई दुर्घटना होने पर, कोई आग लग गई, कोई और बात हो गई, तो बस्ती से हमारा जो आग बुझाने वाला यंत्र है वो मुंडरवा जाता है, तो काफ़ी समय लग जाता है। ये अग्नि बुझाने वाला एक अग्निशमन केंद्र मैं मुंडरवा में स्थापित कराने के लिए मेरा प्रयास रहेगा। और ये शहर में हल्का सा जो अगर बारिश हो गई तो जल जमाव की स्थिति आ जाती है। जल जमाव भी एक मुद्दा है, और यहाँ पे जो शहर में जाम लगते हैं आए दिन वो भी एक मुद्दा है। सही है, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। चूँकि जल जमाव की समस्या रहती है, उसको मैं मास्टर प्लान बना करके और जल निकासी के लिए, चाहे उस सीवर लाइन से या अन्य जिस भी व्यवस्था से हो सकता है, उस व्यवस्था से मैं जल जमाव की स्थिति को ख़त्म करके और जल निकासी की व्यवस्था कराने के लिए पूरा प्रयास करूँगा। और इसी के साथ साथ जो आपने कहा है कि बहुत पुरानी सड़कें सब शहर की बनी हुई हैं, जब आबादी कम थी, इधर आबादी बढ़ गई है, ट्रैफिक हमेशा जाम रहता है, तो चौराहों को चौड़ीकरण कराना, सड़कों को चौड़ाकरण कराना, बैरिकेडिंग कराना, बीच में डिवाइडर लगवाना, आदि सब व्यवस्थाओं को लेकर के भी मैं शहर को और जाम से निजात दिलाने के लिए, जल जमाव से निजात दिलाने के लिए, या अन्य हमारी शिक्षा के क्षेत्र में जो अन्य आवश्यकताएं हैं, इस शहरी क्षेत्र को भी मैं दूर करने का अगली बार में पूरा प्रयास करूंगा। तो सर, चलते चलते आखिरी में मैं एक मुद्दे की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। हमारे शहर में मनोरंजन के संसाधन नहीं हैं। अगर हम बात करें किसी पार्क की, तो हमारे पास गिना चुना खाली एक पार्क जहन में आता है। हमारे पास एक यहाँ पे एक प्राकृतिक वन हुआ करता था, वन विहार, वो पूरी तरीके से नष्ट होने के कगार पे है। अगर हम पार्क की बात करें तो कटेश्वर पार्क है, जो 10 कदम आप चलते हैं तो ख़त्म हो जाता है। तो क्या कुछ इस बार अगर आप चुनाव में जीत कर आते हैं, सिटिंग होते हैं, तो क्या कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली हैं मनोरंजन के लिए भी, क्या सरकार कुछ कर रही है इस बार? नहीं, सही है। मनोरंजन के क्षेत्र में तो हमने पहले ही देखा है, जो फिल्म जगत एकदम घर बैठ गया था, पुनः हमने उनके फिल्मों को भी रिलीज़ करके और उनको मनोरंजन का लाइसेंस दे करके और चलवा भी रहे हैं। और ये सही है कि स्टेडियम के नाम पर यहाँ बच्चों को खेलने कूदने के लिए कोई दूसरा स्टेडियम नहीं है, और उसके लिए हम ज़मीन तलाश रहे हैं। जैसे ही ज़मीन उपलब्ध होता है तो एक बड़ा सा स्टेडियम बच्चों को खेलने कूदने के लिए या अन्य टहलने घूमने के लिए ये व्यवस्था कराने का हमारा पूरा प्रयास होगा। और नगर पालिका परिषद में ही नहीं, 2 हमारे टाउन एरिया जो नए बने हैं आपके गणेशपुर और मुंडरवा में, उसमें भी एक स्टेडियम बच्चों को खेलने कूदने के लिए के निर्माण के लिए मैं लगातार प्रयास करूंगा और कोशिश करूंगा, तो स्टेडियम वहां बनेगा भी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो सर, हमारे चैनल को ढेर सारा समय देने के लिए धन्यवाद आपको। धन्यवाद भाई। तो दोस्तों, अभी आप देख रहे थे हमारा एक्सक्लूसिव कार्यक्रम पंचायत। विधायक जी हैं, विधायक जी ने ढेर सारी योजनाओं को बताया कि क्या मैनिफेस्टो में है और किस प्रकार से अपने मुद्दों को इस बार वो जनता के बीच में लेकर आ रहे हैं। निश्चित रूप से खांटी नेता हैं, ज़मीन से जुड़े हैं, लोग इनको सर्वसुलभ पाते हैं, हर जगह देखे जाते हैं। तो इसी तरह के एक्सक्लूसिव वीडियो देखने के लिए बने रहिए पंचायत में। बहुत बहुत धन्यवाद।